Hello everyone, welcome back to Anonymous UPSC Aspirant. In this video, we are going to discuss about how I was able to clear prelims 2023 and my approach in the exam hall. A lot of people are saying that they cleared this prelims with ease. I don't think so, believe me, because paper was extremely difficult in exam like situation, क्योंकि एग्ज़ाम लाइक कंडीशंस में एंड बाहर बैठ के पेपर को एनालाइज करने में दीज आर टू टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में होते हो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग इन योर माइंड, जो कि जब आप बाहर बैठ के पेपर एनालिसिस करते हो तो आप बहुत ही काम माइंड, कंपोज्ड माइंड के साथ कर रहे होते हो. एंड वो चीज़ फिर रिफ्लेक्ट भी होती है आपके क्वेश्चंस को रीड करने के वे में या फिर उसे इंटरप्रेट करने के वे में. बट इन एग्जाम हॉल इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड दे आर बेसिकली टू रीज़न फॉर दैट. पहला, ऑप्शंस इन GS1 पेपर, नियरली 50 क्वेश्चंस वर लाइक ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 ऐसे. तो दीज मेक क्वेश्चंस डिफिकल्ट को उनके ना ऑप्शंस बनाते हैं एंड दैट इज़ द केस विद दिस ईयर्स पेपर. एंड दूसरा, CSET पेपर, इट वाज आल्सो वेरी डिफ़िकल्ट. ऐसा नहीं है कि ओनली GS1 पेपर वाज डिफ़िकल्ट. बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट GS2 यानी कि CSET की वजह से भी एलिमिनेट हो गए हैं टू गिविंग मेंस. बट ये चीज़ें तो थी, बट इसके अलावा भी ऑफकोर्स 13,000 पीपल हैव क्रैक्ड इट एंड दे गेव मेंस. सो आई एम वन ऑफ देम. एंड मेरी प्रायोरिटीज़ क्या थी in this attempt? Because I was also working professional, so I didn't have a lot of time to revise, to read multiple things and all. So my priorities are very straight, like static is more important than current affairs because it's static portion that will either make you or break you. And second thing was PYQ. These two things, they have my मतलब pillar of preparation. Because कोई भी टेस्ट सीरीज़ ना आपको यूपीएससी के एग्जामिनर के माइंडसेट को नहीं एलेबरेट कर सकते कि हाउ ही थिंक्स, हाउ ही फ्रेम क्वेश्चंस. टेस्ट सीरीज़ जस्ट वो फॉलो करते हैं कि जो भी प्रीवियस ईयर में जिस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस को नेक्स्ट ईयर अपनी टेस्ट सीरीज़ में इंक्लूड करना, दैट्स इट. बट यूपीएससी थिंक्स वन स्टेप अहेड ऑफ देम. इसीलिए मेरे लिए टेस्ट सीरीज़ का मतलब था कि 10 to 12 टेस्ट सीरीज़ देते हैं. जब तक आपकी जो सिली मिस्टेक्स हैं, लाइक आपने बबल गलत फिल कर दिया या फिर आपने मार्क ऑप्शन बी करना था बट आपने बाय मिस्टेक ऑप्शन सी मार्क कर दिया, फिर ऑप्शन सी को ही आपने OMR शीट में फिल कर दिया, दीज काइंड ऑफ सिली मिस्टेक्स को अवॉइड किया जा सके, इसलिए सिर्फ टेस्ट सीरीज देना. सेकेंड थिंग, इन एथिक्स वी रीड द कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डन मीन्स. इफ़ यू विल रीड एथिक्स यू विल गेट टू नो दैट अबाउट दिस कॉन्सेप्ट. तो मेरे लिए मेरे गोल्डन मीन थे स्टैटिक प्लस PYQ और इन पे ही मेरी प्रिपरेशन इस अटेम्प्ट में रिलाय थी. दूसरी चीज़, अब ये तो एग्ज़ाम से पहले का प्रिपरेशन या फिर जो माइंडसेट हो गया वो था, लेकिन एग्ज़ाम के दौरान भी आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम हॉल में आप किस माइंडसेट के साथ गए हो. So to have that positive mindset and to release the pressure of result or the outcome, what I before the prelims examination nearly 2 months, उस टाइम से ही मैंने एक चीज़ अपने माइंड को डेली बेसिस पे बतानी चालू कर दी थी. इट डजेंट मैटर what will be the result, it doesn't matter, just focus on the process. So what I did, I detached myself from the result. इसकी वजह से क्या हुआ ना, इसकी वजह से मुझे ये डर हट गया कि what if I failed. So when you don't have fear of failing, I don't think anything can stop you. And दूसरी चीज़ थी कि I was focused on the process, कि मैं अपने डेली के टारगेट जो हैं वो कितने अच्छे से अचीव कर पा रहा हूँ and how best whatever time I have can give to my preparation. सो जब आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर करते हो एंड जब आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलती है उसके बीच में नियरली 15-20 मिनट्स होते हैं. एंड बिलीव मी, दोज 15-20 मिनट्स आर लाइक हेल. क्योंकि उस चीज़ में ना अगर आप काम नहीं हो यू विल कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट कि पेपर कैसा आएगा, बहुत डिफिकल्ट आ गया तो व्हाट इफ़ आई विल नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं उस टाइम दिमाग में. आई कैन टेल यू बिकॉज आई हैव बिन देयर. सो मेरा माइंडसेट ये था कि उन 15 मिनट्स में यार आई एम अ बिग फैन ऑफ KK. सो व्हाट आई यूज़ टू डू कि मैं गाना गुनगुनाने लगता था अपने दिमाग में एंड it helped me to calm myself because of to the anxiety of question paper.
दूसरी चीज़ क्या थी, मैंने पहले ही माइंडसेट बना लिया था कि पेपर तो डिफ़िकल्ट आने वाला है, यूपीएससी विल गिव यू अ शॉक, सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड था। मैंने कहा इस बार भी शॉक देंगे ही देंगे वो कुछ ना कुछ, एंड वो हुआ। नेक्स्ट इज़ डोंट गो विथ प्री कंसीव नोशन, कि डोंट थिंक कि हाँ यार पिछले साल आईआर के क्वेश्चन ज़्यादा थे तो इस साल उसके नहीं होंगे, इकोनॉमी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। डोंट थिंक अबाउट दैट। और ऐसा मत सोचो कि आर्ट एंड कल्चर तो आएगा ही नहीं, हिस्ट्री से तो क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं, मॉडर्न से तो एक भी नहीं आया था, तो डोंट थिंक लाइक दैट। सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली इम्पोर्टेंस दो एंड इक्वली प्रिपेयर करो। ऑफ कोर्स कुछ सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अगर हमने इनपुट दिया तो आउटपुट ज़्यादा आने के चांसेस हैं, एज वी हैव डिस्कस इन माय लास्ट वीडियो, लाइक एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक। नेक्स्ट इज कि आप ना ऐसा मत करो यार कि क्वेश्चन 1 से स्टार्ट कर रहे हो एंड उसके बाद 100 तक जा रहे हो, बिकॉज कई बार क्या होता है ना, स्टार्टिंग के ही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, और अगर आपके सेट में वो क्वेश्चंस पहले ही 10 क्वेश्चन बन गए तो आपका मोरल बहुत ज़्यादा डाउन कर देंगे। एंड स्टार्टिंग में पेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस पेस के साथ आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट किया। अगर स्टार्टिंग में 10-12 क्वेश्चन सॉल्व हो गए ना तो आपका माइंडसेट बन जाएगा कि हाँ पेपर तो अब फोड़ दूंगा मैं। क्योंकि मेरे साथ 2019 वाले अटेम्प्ट में हुआ था, आई लेफ्ट आर्ट एंड कल्चर एंड एंशिएंट एंड मिडिएवल, बिकॉज उससे पहले टॉपर्स का मैंने वो देखा वीडियो देखा था, तो दे वर सेइंग दैट कि मैंने ये नहीं किया था एंड स्टिल आई वाज एबल टू क्रैक इट। सो आई थॉट कि आई कैन ऑल्सो डू दैट, क्योंकि क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहे वैसे भी आर्ट एंड कल्चर के। बट मेरे 15 क्वेश्चन, मेरे सेट के पहले ही 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के थे। वो 15 मिनट स्टार्टिंग के उन क्वेश्चन को रीड करने में मेरा डिसाइड हो गया था कि मेरा नहीं हो रहा। सो डोंट गो विद दैट थिंग। एंड दूसरी चीज़ एक और है कि जब एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, सो जस्ट फ्लिप द पेजेस और ये देखो कि क्वेश्चन आया कैसा है। जैसे हमारे सेंटर पे क्या हुआ था इन माय क्लासरूम कि पेपर ना 5 to 7 मिनट्स पहले उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था कि यू कैन सी कि कोई पेज या टेयर अपार्ट या फिर इस तरीके से तो नहीं है। सो आई लुक एट द क्वेश्चन, लाइक पहला क्वेश्चन आई कैन ओनली सी ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 ऑप्शंस वाला पैटर्न, एंड आई स्माइल्ड and my examiner was just she was standing just beside me and she asked me कि why are you laughing, paper is easy। मैंने मैम पेपर इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। बट मेरा माइंडसेट ये था कि हाँ मैंने तो सोच रखा था कि पेपर विल कम डिफिकल्ट एंड वो लोग आपको शॉक देंगे ही देंगे, एंड दे डिड द सेम थिंग। सो आई वाज लाइक कि हाँ ये तो यूपीएससी का है कि वो हर साल शॉक देगा ही देगा, तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो मेरा ना वो एनजाइटी चला गया। अब मेरे लिए वो ऐसा हो गया कि हाँ यार कोई नहीं, सबके लिए डिफिकल्ट है, मेरे लिए थोड़ी है। सो लेट्स गेट टू क्वेश्चंस कि हमें क्वेश्चंस देखते हैं क्वेश्चन पेपर में क्या कौन से क्वेश्चन डुएबल थे या कौन से क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते थे। सो लेट्स गेट इनटू इट। अब मेरा वैसे ये सेट ए है, बट मेरा जो सेट आया था वो सेट डी था। एंड मेरे सेट में ना स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ना इंटरनेशनल आईआर के क्वेश्चंस थे और करंट अफेयर्स। सो व्हाट आई स्टार्टेड, मेरे में मैंने पॉलिटी ढूंढा, क्योंकि पॉलिटी इज समथिंग लाइक कि जहाँ पे मैं रिलाई कर सकता हूँ। सो आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर पॉलिटी, एंड इस बार के पेपर में ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिस्पर्स थे। मतलब देयर वाज नो सच थिंग कॉल कि हाँ 3 पेजेस पॉलिटी के हैं या फिर नेक्स्ट 2 पेजेस इकोनॉमी के होंगे, नो दे वर डिस्पर्स्ड। सो मेरे लिए वो क्वेश्चन सबसे लास्ट में थे। 91 से 100 वाला जो सेक्शन था वो मेरा पॉलिटी का था, तो आई अटेम्प्टेड दैट फर्स्ट। बट इन दिस क्वेश्चन पेपर वी विल गो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। ऑल्दो एग्जाम में मैंने ऐसा नहीं किया था, बट हियर वी विल गो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ज्योग्राफी। अब ये क्वेश्चन इजी मैंने मार्क कर रखा है ग्रीन, बिकॉज फॉर मी दिस स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट वॉज 100% राइट, बिकॉज मैंने मैप्स बना रखे थे। सो ये क्वेश्चंस डायरेक्टली मुझे आते थे। सेकंड, मुझे ये पता है कि कृष्णा ना डायरेक्टली कोलेरू लेक में नहीं जाती, कोलेरू लेक थोड़ा ऊपर है एंड कृष्णा थोड़ा नीचे डेल्टा बनाती है, तो डायरेक्टली तो नहीं जाते, तो ये मैं श्योर था। सो दैट्स वाई दिस वॉज अ ईजी क्वेश्चन फॉर मी। हो सकता है जिसने मैप ना किया उसके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो, एंड दैट इज़ टोटली फाइन। बट यार मैप्स तो आपको करने पड़ेंगे ना, बिकॉज दैट इज़ समथिंग। ज्योग्राफी में ना स्टैटिक क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बट मैप्स से ना बहुत ज़्यादा आते हैं, और वो इस साल भी काफ़ी हद तक ट्रू था। इवन आईआर के कुछ क्वेश्चन थे जो मैप से हो रहे थे। सेकेंड क्वेश्चन, आई डिडेंट हैव एनी आइडिया, आई लेफ्ट इट। थर्ड क्वेश्चन, इट वॉज ईजी। रीज़न बीइंग क्योंकि whoever lives in plain, they know
और हम एनसीईआरटीज़ में पढ़ते भी हैं कि जो महुआ है दैट इज़ फाउंड इन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, इस वाले एरिया में, बिहार में। एंड जैक फ्रूट, कटहल, वी नो दैट यूपी, बिहार, हरियाणा, इस एरिया में कटहल पाया जाता है। तो दीज आर डिसीडियस रीजन्स। एंड टीक का मेरे को पता था कि टीक डिसीडियस में तो नहीं पाया जाता, तो मैंने ये काटा एंड आई मार्क दिस। तो दिस वॉज अ ईजी क्वेश्चन बिकॉज थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा। अब आप ये कहीं पे पढ़ते नहीं हो, मतलब कुछ चीज़ें हाँ आप पढ़ लेते हो, जैसे टीक आपने पढ़ा होता है कि हाँ ये डिसीडियस में तो नहीं पाया जाता, ये ऊपर के रीजन में पाया जाता है जो थोड़े कोल्डर रीजन होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इट वॉज आई मार्क्ड इट, I didn't mark it easy because for me in exam hall this was a difficult question, although I marked it in exam hall, but यहाँ पे मैं इसलिए नहीं बता रहा because let's suppose it कि आपको नहीं पता ये, although ये NCERT की इकोनॉमी से है ये क्वेश्चन, दो NCERT से मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज दैट इट वॉज ऑल्सो डिफिकल्ट, ऑल्दो ऑड वन आउट के चक्कर में मैंने इसका रन ऑफ कच्छ मारा था, बट मुझे भिटकर्णिका और रन ऑफ कच्छ में डाउट था, तो क्योंकि 50-50 था तो मुझे जहाँ पे भी 50-50 है जनरली वहाँ पे मैंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, और वहाँ पे आप करना भी चाहिए। ये क्वेश्चन रूटाइल एनेमेनाइट, इस क्वेश्चन में मैं 50-50 पे था ऑप्शन सी और डी में, ऑल्दो मैंने मार्क किया है, इट वाज रॉन्ग, मैंने इसका आयरन मार्क किया, बट राइट आंसर इज टाइटेनियम। बट जहाँ पे भी आप 50-50 पे पहुँच जाते हो तो यू हैव टू टेक द रिस्क, बिकॉज अदरवाइज ना यू विल नॉट एबल टू अटेम्प्ट सो मैनी क्वेश्चन, और मेरा ये रहता है कि आई हैव टू अटेम्प्ट मोर देन 90। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। दिस क्वेश्चन, दिस वॉज ऑल्सो डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज आपको एग्जैक्टली कोबाल्ट कहाँ पे मिलता है 3/4, है ना, ये नहीं पता हो सकता। ऑल्दो मैंने इसका मारा अर्जेंटीना, रीज़न बीइंग क्योंकि जो लिथियम ट्राइंगल है दैट इज़ इन साउथ अमेरिका, सो ऑन दैट बेसिस आई मार्क्ड अर्जेंटीना। इट वॉज प्योर लॉजिक, इट वॉज रॉन्ग। ऐसे क्वेश्चन गलत होंगे भी। नेक्स्ट 8th, इट वॉज ईजी फॉर मी, रीज़न बीइंग अगर आपने मैपिंग ढंग से कर रखी है तो आपको ये पता होगा कि कॉन्गो बेसिन जो है वो कैमरून में है, मतलब कैमरून इसका पार्ट है, क्योंकि कॉन्गो बेसिन जब ऊपर की तरफ टर्न करके नॉर्दर्न से टुवर्ड्स वेस्ट मुड़ती है तो वहाँ पे कैमरून मिलता है, जहाँ पे वो जाके अटलांटिक सी की तरफ टर्न लेती है। दिस 9th क्वेश्चन, it seems like it's a very difficult question but it's very easy, reason being अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंजेस। ऐसे लग रहा है ना, हाँ यार ये तो नॉर्मल है, सही तो है, बट द ट्रिक इज दैट ये सह्याद्री नहीं होगा, ये होगा सतपुरा, सो दैट्स वाई दिस बिकम रॉन्ग। शेषाचलम मुझे ये पता था कि ये वेस्टर्न का नहीं ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है, तो ये गलत। और बिलीगिरी रंगन हिल्स, दिस नेम साउंड्स लाइक दिस इज़ फ्रॉम तमिलनाडु और केरला, है ना, तो ये सतपुरा रेंज में तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि सतपुरा रेंज तो ऊपर की तरफ है। सो यहाँ पे ये लॉजिक लगा। तो जो लोग कह रहे हैं ना कि लॉजिक नहीं लग रहे, लॉजिक लगते हैं यार, बट यू हैव टू बी वेल रेड ऑल्सो टू अप्लाई दोज लॉजिक। तो यहाँ पे मैंने डी मारा था, तो दैट्स वाई आई कंसिडर्ड इट ईजी। दिस क्वेश्चन आई डिडंट हैव एनी आइडिया, आई लेफ्ट इट एंड इट्स टोटली फाइन। नेक्स्ट इज 11th। अब मुझे ये पता था कि इंडिया में ना मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस की जाती है वो कोल से की जाती है, ऑल्दो हमारे पास यूरेनियम के थोड़े बहुत डिपॉजिट्स हैं, तो ये स्टेटमेंट तो सही हो जाता है। और ये मुझे पता था कि 60% एनरिचमेंट तो यार नियरली ना जब बॉम्ब बनाते हैं ना उसके आसपास हो जाता है 60-70%, इसलिए ईरान पे सैंक्शंस वो बैन भी लग रहा था कि हाँ दे हैव यूरेनियम एनरिचमेंट को फर्दर इंक्रीज़ किए जा रहे हैं। तो मुझे पता था ये गलत है, तो ये इजी हो गया था फिर मेरे लिए अटेम्प्ट करना। दिस क्वेश्चन, मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। अगर आपने शंकर IAS पढ़ी है एनवायरनमेंट की तो आपको ये आइडिया होगा कि मार्सुपियल्स ओनली ना दे फाउंड इन 5 रीजन्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, टंजानिया, न्यूजीलैंड, उस वाले एरिया में पाया जाता है। तो मुझे ये पता था इंडिया में तो नहीं पाया जाता मार्सुपियल्स, मतलब जो अपने बच्चों को अपनी वो पॉकेट में जो बेली पॉकेट होती है वहाँ पे कैरी करते हैं। एंड दे थ्राइव ओनली, देखो यहाँ पे ये एक्सट्रीम वर्ड है, बताता हूँ क्यों। ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड, हो सकता है यहाँ तक सही हो, यहाँ तक अगर स्टेटमेंट होता तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इसको सही करना है गलत करना, बट ये कह रहा है विद नो प्रेडेटर्स। ऐसा हो सकता है कि मार्सुपियल्स एक रीजन में पाए जाते हैं और उस फॉरेस्ट में या फिर उस रीजन में एक भी प्रेडेटर ना हो, दैट इज एक्सट्रीम स्टेटमेंट यार, तो इट हैज़ टू बी रॉन्ग, दैट्स वाई इट बिकम्स ईजी।
13 क्वेश्चन, इट वॉज सो स्पेसिफिक, लेकिन अगर आपने ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ रखी होती तो शायद ये आप कर पाते। मैं 2 में आके अटक गया था, ए और बी में, सो आई लेफ्ट इट। नेक्स्ट इज़ 14th। यहाँ पे मुझे ये पता था जो लायन टेल्ड मकाओ है वो नॉकटर्नल नहीं होता। तो मेरे पास मुझे सांबर डियर में भी क्वेश्चन आया था, मतलब मुझे या तो ओनली 2 या ओनली 1 पे था, मुझे सांबर डियर में था, बट मुझे लगा कि हाँ डियर जनरली रात को भी एक्टिव होते हैं मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन 1 के लिए मैं श्योर था कि 1 तो नहीं होता, तो आई मार्क्ड इट ओनली 2। आई डोंट नो वेदर इट्स राइट और रॉन्ग। दिस 15th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज डिफिकल्ट, रीज़न बीइंग कि मतलब इतना नहीं पढ़ते यार हम कि कौन डांस करके और विगल डांस करके बुलाता है, और मैं यहाँ पे ऑड वन आउट के साथ गया। इट वॉज रॉन्ग, इसका आंसर सी है, बट कुछ नहीं, एग्ज़ाम हॉल में यार कुछ चीज़ें आपको मतलब एट दैट मोमेंट कुछ लॉजिक्स तो लगाने पड़ते हैं, एंड समटाइम्स इट्स लाइक कि ठीक है वो गलत भी होंगे। अब यहाँ पे वो कहते हैं ना एलिमिनेशन एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे देखिए 16th क्वेश्चन में लगता हुआ, सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। कोई एक मशरूम की भी अगर स्पीशीज़ होगी और उसमें अगर मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती होगी तो स्टेटमेंट सही हो जाता है, लॉजिक है। सम मशरूम हैव साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज़, किसी एक में होता हो, वी डिडंट रिसर्च इट और वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, तो क्या पता किसी एक में होता हो, है ना। और वैसे भी जहाँ पे सम आ जाता है ना, उस ऑप्शन के सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर कोई एक चीज़ भी वैसी होती हुई दिख गई इट मीन्स दैट स्टेटमेंट इज़ राइट। सो यहाँ पे मेरे लिए ईजी था। अब इंडियन स्क्वायरल, ये इजी था, मतलब एग्जाम हॉल में ये ना लॉजिक से हो सकता था। ये कह रहे हैं दे आर ओमनीवोरस, कभी भी हमने यार गिलहरी को ना मतलब ऐसा कुछ कीड़े मकोड़े खाते हुए देखा नहीं है, मैंने नहीं देखा। सो हो सकता है एग्जाम हॉल में ये थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन मतलब कॉमन सेंस यूज़ किया जा सकता है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट इज 18th, दिस इज इजी क्वेश्चन, अगर आप इसका पढ़ोगे इसमें सम मतलब कोई एक ऑर्गेनिज्म हो सकता है ना जो यार pH बिलो 3 भी सर्वाइव कर जाता हो, जैसे कि मतलब हमें ना पता हो, क्योंकि हमें नहीं पता ना, इतनी सारी स्पीशीज़ हैं मिलियंस में, हमें नहीं पता एग्जैक्टली, और हम सर्च करने तो गए नहीं है, तो क्या पता कोई एक होता हो। सो दैट वाज अ इजी क्वेश्चन। 19th वाज आल्सो इजी, क्योंकि इसमें इसने कहा कि विच एनिमल मेक्स अ टूल विद अ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम द होल इन अ ट्री। दिस इज समथिंग लाइक कि कोई आदमी खोद के निकाले, और आदमी जैसा एक ही जानवर है जो उस टाइप का दिमाग लेके घूम रहा है, ओरेंगुटन। क्योंकि ये मुझे पता चल गया था, और ये मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो भी देखी थी, नेशनल नेट जियो की थी शायद से, तो वहाँ से मेरे को ये आइडिया लग गया था। ये ऑप्शन मैंने तो इसमें ऑल ऑफ 4 मारा था, रीज़न बीइंग इन दोनों के लिए तो मैं शॉर्ट था ही, मतलब 100%। मुझे लगा यार एरोसोल और लुब्रिकेंट में भी होता हो ना, हमने जाके लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टीज़ थोड़ी पढ़ी है कि कौन कौन से केमिकल्स उसमें यूज़ हो रहे हैं। सो वी डिडंट रीड इट, सो आई मार्क्ड इट ऑल ऑफ देम, मे बी इट्स राइट मे बी इट्स रॉन्ग, आई डोंट नो। दिस क्वेश्चन इट वॉज अ बिट डिफ़िकल्ट, क्योंकि अगर आपको सरफाइसी एक्ट पता होना चाहिए था इसमें, तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है ना, कि इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर अंडर द सरफाइसी एक्ट। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट हो गया था, ये तो मुझे पता था कि ये रॉन्ग है। तो एंड आई वाज सर्चिंग फॉर ऑप्शन कि यार ये गलत हो गया, अब ये सही है या गलत है, बट अगर पहला आपका गलत हो जाता है ना, तो देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज अ इजी क्वेश्चन, बेसिक इकोनॉमी है, इजी है ये। 23rd, कार्बन मार्केट्स, ये इजी क्वेश्चन है, रीज़न बीइंग मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल टू द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। कार्बन मार्केट्स का हम यूज़ ही इसलिए कर रहे हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल में भी था ये, कि इसका यूज़ हम जनरली ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशंस के लिए डिक्रीज़ करने के लिए कर रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट जो है ना, यहाँ पे आपको लगेगा कार्बन मार्केट्स ट्रांसफ़र रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, सो इट बिकम्स ईजी टू डू दैट। उसका 24th, इट वॉज अ बेसिक इकोनॉमी, अपने रिसोर्सेज में से है, जो बेसिक रिसोर्सेज हैं, इट हैज़ टू बी राइट। स्टेरलाइजेशन का मतलब होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये कैपिटल मार्केट, ये बेसिक रिसोर्सेज से हैं, ये आप गलत नहीं कर सकते, इट हैज़ टू बी राइट। इट वॉज अ ईजी क्वेश्चन, क्योंकि ये वैसे भी सही हो जाता, रीज़न बीइंग कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में ना टाइम का डिफरेंस होता है, कि अगर 1 ईयर से ज़्यादा है तो आई गेस इट्स कॉल्ड कैपिटल मार्केट, और 1 ईयर से कम है तो इट्स कॉल्ड मनी मार्केट, टाइम पीरियड जो है। तो हमें ये पता है कि ट्रेजरी बिल और कॉल मनी ये लेस देन 1 ईयर होता है ना।
तो ये तो हो नहीं सकता, तो बचे 2 ऑप्शन, तो ओनली 2, इन ईदर वे ओनली 2 ही ऑप्शन आएगा। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिफिकल्ट मार्क कर रखा है, बट एग्जाम हॉल में क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना और इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स, तो आप एग्जैक्टली ना वो वर्ड्स फाइंड आउट ही नहीं कर पाते जहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है। जैसे ये सी ऑप्शन में अगर आप देखो तो ये कह रहा है कि मैनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया टुगेदर मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कॉर्पोरेट बॉडी एंड सरेंडर देयर लैंड। सरेंडर नहीं करते, सरेंडर मतलब कॉर्पोरेट को सरेंडर कर दिया अपना लैंड, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट, तो ये गलत हो जाता है। तो ऐसी स्टेटमेंट मतलब थोड़ा सा एग्जाम लाइक कंडीशंस में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है फाइंड आउट करना। सो दैट्स व्हाई आई मार्क्ड इट रेड, ऑल्दो आई हैव अटेम्प्टेड इट एंड मार्क्ड इट बी। 27, ये क्वेश्चन मेरे को नहीं पता था, मुझे नाइजर के बारे में बिल्कुल नहीं पता था ये क्या होता है, खरीफ का है, रबी का है, तो मैंने इसे छोड़ दिया क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। इसे मुझे ये वाला स्टेटमेंट तो श्योर मुझे पता था ये सही है, तो ओनली 1 हो सकता था, नन कटा, तो बट फिर भी 3 ऑप्शन थे यार, आई कुडंट टेक द रिस्क क्योंकि इसमें 1/3 वाला सीन था, नॉट 50-50, तो आई लेफ्ट इट। नेक्स्ट इज 28, ये क्वेश्चन ईजी था क्योंकि ये कह रहा है इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इंटेंजिबल नहीं होती है, टेंजिबल होती है। सो दैट्स वाई, क्योंकि इंटेंजिबल का मतलब है जो फिजिकल सेंस में नहीं है। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ब्रांड रिकॉग्निशन, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट, ये ना इसका फिजिकल कुछ वो नहीं है, प्रेजेंस। सो दैट्स वाई दिस बिकम इंटेंजिबल। सो दैट वाज अ इजी क्वेश्चन। दिस वाज डिफिकल्ट क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक था कि 15th फाइनेंस कमीशन ने इनमें से किस किस क्राइटेरिया के बेसिस पे वो अपने डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स करेंगे। तो ये तो आपको या तो वेल रेड होना चाहिए था, तभी आप कर पाते। मेरे लिए डिफिकल्ट था ये, बट मुझे याद नहीं है कि मैंने अटेम्प्ट करा है या नहीं करा है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डिफिकल्ट बट आई हैव अटेम्प्टेड इन द एग्जाम हॉल। मैंने इसका ऑल फोर मारा था बिकॉज मेरे लिए डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल था क्योंकि ये सारी ना बहुत ही प्रोग्रेसिव या पॉजिटिव थिंग्स हैं। तो मुझे लगा हाँ यार ये चीज़ें तो इन चीज़ों पे तो इन्वेस्टमेंट हो ही रहा होगा, तो दैट्स वाई आई मार्क्ड इट ऑल 4। हो सकता है गलत हो बट इतना रिस्क तो बनता है। 31 क्वेश्चन, इसमें डाउट है, मतलब डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट डिफरेंट आंसर्स बोल रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, बट लोग ये कह रहे हैं द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। एग्जाम हॉल में मुझे लगा कि सी इज़ मोस्ट एक्सप्लेनेटरी, दैट्स वाई मैंने सी मार्क किया। हो सकता है ये गलत हो बट दैट्स ओके। 32, इट वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन इन एग्जाम लाइक कंडीशन बिकॉज आप ना प्रिजन एक्ट 1894 पढ़ते नहीं हो, तो आप एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि जो अभी रिसेंट जो रूल्स चलते हैं प्रिजन के वो उसी से इंस्पायर्ड हैं या नहीं हैं, तो दैट बिकम्स डिफिकल्ट। दिस वॉज अ इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट PYQ है, 2021 में भी आया था, 2022 में भी आया था, सो दैट हैज़ टू बी करेक्ट। 34th, इट वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन क्योंकि मुझे इसमें A और B में डाउट था, ऑल्दो आई मार्क्ड इट B बट आई डोंट नो व्हाट विल बी द राइट आंसर। लोगों का कहना यह है कि फर्स्ट है इसका आंसर, बट दैट्स ओके, इट लेट्स कंसीडर इट इज़ अ डिफिकल्ट। 35, इट इज़ अ इजी क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए यार कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ये आप पढ़ते भी हो पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत में, तो डायरेक्ट रिसोर्स है, तो यू कांट से दैट कि हाँ ये नहीं पता मेरे को। 36, इट वॉज अ इजी क्वेश्चन क्योंकि जब आप प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ते हो एंड इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन लक्ष्मीकांत, तो आप उसका इलेक्शन का प्रोसेस भी पढ़ते हो, और जब उनका इलेक्शन पढ़ते हो तो आपको ये पता होता है दैट कि अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो वो स्टेट पार्टिसिपेट नहीं करेगा उनके इलेक्शन प्रोसेस में, बट उसके लिए पोस्टपोन नहीं किया जाएगा उनके इलेक्शन को, तो ये क्वेश्चन ईजी हो जाता है। यहाँ फाइनेंस बिल और मनी बिल का क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन में डाउट है क्योंकि ये ऑप्शन जनरली कोचिंग इंस्टीट्यूट ने गलत कर रखा है, बट अकॉर्डिंग टू मी फाइनेंस बिल ना 2 टाइप का होता है, 117(1) एंड 117(2), और उनमें से एक जो बिल है ना 117(2), उसमें राज्यसभा ना ऑर्डिनरी बिल की तरह अमेंड कर सकता है। तो यहाँ पे मुझे एक डाउट है कि वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, सो लेट्स, हमने इसे डिफिकल्ट वैसे ही मान रखा है। ये क्वेश्चन ईजी है, रीज़न भी कम्युनिटी रिजर्व की बात कर रहे हैं, और कम्युनिटी रिजर्व का मतलब क्या है कि लोग, जो कम्युनिटी है वो अथॉरिटी में होगी, वो उसका टेक केयर करेगी जो भी रिसोर्स है, जो भी रिजर्व है। अब यहाँ पे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन थोड़ी गवर्निंग अथॉरिटी बन जाएंगे सच फॉरेस्ट में। अब सोचो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो कि एक स्टेट में, स्टेट के फॉरेस्ट हेड होते हैं,
वो कम्युनिटी रिजर्व के हेड थोड़ी होंगे, वो अथॉरिटी तो लोकल कम्युनिटी के पास होगी ना कि हाउ दे वांट टू डील विद दैट रिजर्व, और वहाँ पावर जो होती है वो लोगों के पास होती है, इसीलिए तो इसे कम्युनिटी रिजर्व कहा गया। तो मुझे पता था ये गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट बहुत जनरल हैं, बहुत प्यारे, तो इन्हें सही होना ही है। 39th क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, रीजन बीइंग ये कि लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, क्योंकि यार ये हम ना पढ़ते नहीं हैं, तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था फिर मेरे लिए, क्योंकि ऑप्शन 2 को एलिमिनेट करना मेरे लिए डिफिकल्ट हो गया था बहुत ज़्यादा। दिस 40th क्वेश्चन इज डूएबल डायरेक्ट फ्रॉम द रिसोर्सेज। वाई आई एम सेइंग दैट, क्योंकि जब भी हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि एफिशिएंसी जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, एंड वो आर्टिकल 335 के अंडर आता है, तो ये हमने हमारे रिसोर्सेज में गिवन है। और जहाँ पे भी आ जाए ना कि ये आर्टिकल ये डिफ़ाइन करता है, तो जहाँ पे भी डिफ़ाइन करने की बात आ जाए कॉन्स्टिट्यूशन की, वो जनरली गलत होता है। जैसे कि लास्ट ईयर ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला क्वेश्चन जो था 2022 में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उसमें ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जबकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एक्ट 1971 के अंदर डिफाइंड था। तो दैट बिकम्स, तो ये PYQ करने से आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे वो खेलने की कोशिश कर रहा है। सो यहाँ पे एलिमिनेशन काम कर रही है, यू नो, सो एलिमिनेशन हैज़ नॉट बीन एलिमिनेटेड इवन इन दिस पेपर। दिस वॉज अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, और जो भी वन वर्ड क्वेश्चन होते हैं ना यार, वो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। अब ये धन्य कटिका था कि महासंघिका का बुद्धिस्ट सेंटर अंडर महासंघिका, आई डिडेंट हैव एनी आइडिया। मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि धन्य कटका है तो आई थॉट कि इट्स रिलेटेड टू कटक, मैंने वर्ड ब्रेक किया, तो आई थॉट कटक इज़ इन उड़ीसा, सो लेट्स मार्क इट कलिंगा, बट इट वॉज अ रॉन्ग आंसर, राइट आंसर इज़ आंध्रा। 42nd, ये इजी क्वेश्चन था, क्योंकि ये ना आप बेसिक अगर आपने थीम्स वगैरह या फिर हिस्ट्री के रिसोर्सेज पढ़ रखे हैं तो आपको ये पता होगा कि स्तूपा का जो कॉन्सेप्ट है इट्स बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। ये जो ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि स्तूपा उससे पहले भी था, बुद्धिस्ट के टाइम का ही नहीं है। तो मुझे पता था 1 तो गलत है, और ये दोनों स्टेटमेंट हम जनरली अपने रिसोर्सेज में पढ़ते हैं, NCERTs में, इवन लूसेंट में, तो आई न्यू दैट कि आंसर विल बी ओनली 2। नेक्स्ट इज कोरकई, पुमपुहार एंड मुचीरी। ये क्वेश्चन इजी था, क्योंकि ये जो यहाँ पे मैंने वर्ड ब्रेक किया, मैंने कहा पुहार, पुहार वॉज अ पोर्ट्स, तो यहाँ मैंने सीधा मारा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ वर्ड ब्रेक करने पे मेरा ऑप्शन गलत हो गया, और यहाँ पे वर्ड ब्रेक करके सही हो गया। तो ऑफकोर्स ये, और ओवरऑल आई मीन पॉजिटिव, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी दैट यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद योर लॉजिक्स जस्ट बिकॉज कुछ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वो होंगे यार, 100% लॉजिक तो हर कहीं नहीं लग सकता ना। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में डिफ़िकल्ट था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, और 1 वर्ड होते भी हैं। ऑल्दो मैंने ये अटैम्प्ट किया था, क्योंकि मैंने ना इसका भी वर्ड ब्रेक किया, मैंने कहा वत किरुतल, मैंने कहा वत, आई कंसिडर इट एज अ फास्ट, कि व्रत रखते हैं कुछ, एंड व्रत वाली चीज़ स्टार्विंग हिमसेल्फ, सो आई मार्क्ड इट डी। मैंने बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाया, मैंने कहा वर्ड ब्रेक करते हैं, वत किरुतल, मैंने कहा किरुतल से समथिंग लाइक रिचुअल, एंड वत से इट्स व्रत, तो फास्टिंग, तो एक ही ऑप्शन था जो ऐसा मिल रहा था मुझे, तो आई मार्क्ड इट डी, एंड लकीली इट वाज राइट। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इट इज़ डिफिकल्ट। डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड देयर किंगडम्स इन अर्ली 8th century AD। यहाँ पे मुझे ये चीज़ पता थी, यादवाज नहीं थे और होयसाला नहीं थे, क्योंकि ये बाद में आए थे। ककतियाज भी लेटर थे। अब मुझे यहाँ गदावलाज में डाउट था कि इधर इज ओनली 1 और नन, बट फिर मैंने ये छोड़ दिया, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट में था, पेपर वॉज अबाउट टू, मतलब वो शीट छीनने वाली थी, तो मैंने लीव कर दिया था। अब ये क्वेश्चन इट वाज आल्सो डिफ़िकल्ट, क्योंकि मुझे ये तो पता था कि मिलिंद पन्हो नागार्जुना ये इस राइट है, और ये मुझे पता था कि ये गलत है। तो अब मुझे इतना तो पता था कि ऑल 4 होने का नहीं है, तो अब मुझे ये देखना था कि न्यायचंद्र सूरी और सोमदेव सूरी। मेरा दिमाग ये कहता है कि इन्होंने ऑल्टरनेट कर दिया है, बट आई वॉज नॉट श्योर, सो आई डिडेंट अटेम्प्ट इट। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये इजी है कि एवरी एनिमल, एवरी प्लांट लाइफ और एवरी रॉक, रनिंग वाटर, सब कुछ में सोल है। तो ये तो सिर्फ हम एक ही चीज़ में पढ़ते हैं, जैनिज़्म में, तो इट वॉज अ ईजी क्वेश्चन डायरेक्ट।
ये इजी नहीं था, बट एनसीईआरटी में ना आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि तुंगभद्रा रिवर पे डैम जो बनाया था वो देवराया ने बनाया था। तो ये चीज़ एनसीईआरटी के एक साइड बॉक्स में लिखी पड़ी थी, तो क्योंकि मैंने थीम्स पढ़ी थी तो आई हैड दैट थिंग इन माई माइंड। ये क्वेश्चन ईजी है, डायरेक्ट रिसोर्सेज से है कि हु सरेंडर्ड दमन एंड दीव को पोर्चुगीज़ को किसने किया था। ये इजी क्वेश्चन था, ये इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट रिसोर्सेज से था। ये क्वेश्चन इट वाज अ बिट डिफिकल्ट, बट अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाते तो ये हो जाता। जननी सुरक्षा योजना स्कीम से है, और यार हम बहुत सारी स्कीम्स होते हैं, हम हर स्कीम नहीं पढ़ रहे होते, तो लेकिन यहाँ पे ये था फैसिलिटीज़ टू सिक अप टू 1 ईयर ऑफ एज। मुझे ये नहीं पता था एग्ज़ाम हॉल में, मैंने सिर्फ लॉजिक लगाया। मैंने कहा ऐसा थोड़ी है कि 1 साल तक के बच्चों का ही सिर्फ होगा, उसके बाद का नहीं होगा, तो मैंने इसको काटा। दूसरा, इट इज़ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। इतना तो मुझे पता था, जननी सुरक्षा योजना सेंट्रल की स्कीम है, तो स्टेट क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एंड ये दोनों बहुत जनरल स्टेटमेंट है, तो मैंने ओनली 2 मार्क कर दिया था इसका। ये एग्जाम हॉल में लॉजिक था यार, इसमें कुछ मेरा नॉलेज वगैरह नहीं था। अब एनीमिया मुक्त भारत, दैट वॉज ऑल्सो अ डूएबल क्वेश्चन। इट्स नॉट ईजी बट इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट एज वेल, क्योंकि अगर आप इनकी स्टेटमेंट्स पढ़ोगे ना तो आपको स्टेटमेंट से पता चल जाएगा कि हाँ दिस इज़ डूएबल। कुछ जनरल स्टेटमेंट होते हैं यार कि प्रोग्रेसिव, और वुमेन के केस में या बच्चों के केस में अगर प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो जनरली सही होती हैं। अब ये वाला ऑप्शन देखो, इट रन्स अ कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। इस बात का कोई सेंस है? नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत होना चाहिए कि कॉर्ड काटने में डिले करना है हमें। वाई? इवन वो तो ये होता है ना कि जैसे बर्थ हुआ उसी के टाइम पे नॉर्मली क्लैंपिंग की जाती है, तो सेकंड गलत हो गया था। ये स्टेटमेंट सही था, और बाकी तीनों स्टेटमेंट मुझे जनरल लगे थे, तो आई मार्क्ड इट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53। अब ये भी इजी क्वेश्चन था, रीज़न बताता हूँ। ये जनरल स्टेटमेंट है, सही होनी चाहिए। कार्बन फाइबर्स वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। ये क्या बात है? ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो मैंने इसे मारा गलत, क्योंकि ऐसा थोड़ी सकता है कार्बन फाइबर को रिसाइकिल ही ना किया जा सके। दैट इज़ एक्सट्रीम। क्या पता कोई टेक्नोलॉजी हो जो करती हो। सो आई मार्क्ड इट ओनली 1। तो लॉजिक लगते हैं यार, ऐसा नहीं है लगते हैं। ये क्वेश्चन ये डिफिकल्ट था यार, इसमें आपको थोड़ी फिजिक्स की नॉलेज चाहिए थी, एंड लोगों को पता होना चाहिए था कि एक्सेलेरोमीटर क्या करता है। एग्जाम हॉल में डिफिकल्ट था, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि लेट्स नॉट अज्यूम दैट इट्स डूएबल। दिस क्वेश्चन 55, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट अगर ये लॉजिक लगता तो ये हो सकता था। ये कह रहे हैं कि बायोफिल्टर्स इंक्रीजेज फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट्स फॉर फिश इन वाटर। फॉस्फोरस हमने ये पता है कि प्लांट की ग्रोथ के लिए तो इंपॉर्टेंट होता है, बट फिशेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये नहीं पता था मैंने एनवायरनमेंट में। तो फॉर मी दिस वॉज लाइक कि ये तो ऑप्शन गलत होगा, तो मैंने 2 मारा। ऑल्दो इट वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, एग्जाम हॉल में ये जस्ट पकड़ना कि इंक्रीज बायोफॉस्फोरस एज अ न्यूट्रिएंट फॉर फिश बहुत डिफिकल्ट है यार समझ में आना उस टाइम पे। दिस वॉज इजी क्वेश्चन। रीजन बिंग मैं बताता हूँ। मुझे नेबुला पता था क्या होता है, कि न्यूट्रॉन स्टार दैट आर फॉर्म्ड व्हेन मासिव स्टार रन आउट ऑफ फ्यूल। मुझे पता था कि इसका आंसर तो ये है, तो यानी कि पुलसार का आंसर ये होगा, तो ये दोनों तो गलत हो गए। तो या तो ओनली 1 होगा या फिर नन होगा, तो मुझे ये अटैम्प्ट तो करना ही था। और मुझे ये पता था कि जायंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस सफाइड्स का, तो मैंने ओनली 1 मार दिया। दैट्स हाउ एलिमिनेशन वर्क्स यार। कुछ आप एलिमिनेशन लगाते हो, कुछ आपकी पढ़ी हुई नॉलेज होती है, एंड देन ये क्वेश्चन ईजी था, ये आप पढ़ते हो PT 365 में आपको इजीली मिल जाता है। 58, दिस क्वेश्चन इज डूएबल। व्हाई आई एम सेइंग दैट कि अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं ना कि बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेलर सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर फ्लाइट्स वाइल क्रूज मिसाइल्स आर रॉकेट पावर्ड ओनली इन देयर इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट। तो ये ओनली इन इनिशियल फेज, तो ये बहुत ही स्पेसिफिक स्टेटमेंट हो गई। तो एग्जाम हॉल में हो सकता है ये दिमाग में ना आए, बट मैंने कहा यार ओनली इन द इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट, हो सकता है ना इनिशियल के बाद सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज में से किसी में भी होता हो, तो मैंने इसे भी गलत मारा। फिर इसने कहा अग्नि 5 जो है इज अ मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वाइल ब्रह्मोस इज अ सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल। ये वाइल, जैसे वाइल, बट, एंड नॉट,
ऐसे जब वर्ड्स आते हैं ना तो मैं थोड़ा सा वो हो जाता हूँ कि हाँ नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट इट। तो इसने स्टेटमेंट को इंटरचेंज कर दिया अग्नि 5 और ब्रह्मोस की क्वालिटीज़ को। तो आई मार्क्ड इट डी। दिस वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन क्योंकि इसमें मैं इस वाले ऑप्शन में अटक गया था कि देयर इज़ नो नॉन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर, बिकॉज फॉर मी इट वॉज लाइक कि ऐसा तो हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है यार कि नॉन सेफ लेवल हो। तो मैंने इसका ऑल ऑफ देम मारा था बट इट वॉज रॉन्ग। ग्रीन हाइड्रोजन, ये स्टेटमेंट ये क्वेश्चन ईजी है बिकॉज अगर आप पढ़ोगे तो बहुत ही जनरलाइज स्टेटमेंट है, इट हैज़ टू बी राइट। और क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन चल भी रहा था ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की वजह से, तो आई हैव रेड इट। दिस वॉज अ ईजी क्वेश्चन ऑल्दो आई हैव मार्क्ड इट रॉन्ग इन द एग्जाम हॉल, बट क्योंकि रशिया यूक्रेन न्यूज़ में थे तो थोड़ा सा मैपिंग अगर आपने करी होती, क्योंकि मेरे वाले केस में मैं थोड़ा सा डाउट में आ गया था रिगार्डिंग लातविया, यहाँ मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया था तो इसकी वजह से मैंने ओनली 3 मार दिया था, थोड़ा सा डाउट था मुझे। दिस वॉज अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बट अपना बी और सी पे पहुंच जाते इजीली, आप ए और डी को एलिमिनेट कर देते, बट स्टिल एग्जाम हॉल में इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन क्योंकि मुझे खुद भी ये बहुत डिफिकल्ट लगा था एग्जाम हॉल में। दैट वाज अ इजी क्वेश्चन। सॉयल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स, हम पता है कि हम ये पढ़ा है कि रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बह जाते हैं, वो लीचिंग हो जाती है उनकी, सो दैट्स वाई दे आर वेरी पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। तो ये स्टेटमेंट गलत, ये स्टेटमेंट गलत होते के साथ ही आपका आंसर आ जाता, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी। दिस इज़ ऑल्सो ईजी क्वेश्चन क्योंकि अगर आपने ज्योग्राफी में जो मैप्स बने होते हैं ना बिटवीन पेजेस, अगर आपने वो करा होता ना तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाता, जैसे कि टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस इन ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर। 2 मैप्स हैं कि टेम्परेचर की वेव्स को शो करने का, जिसमें एक जुलाई में और एक जनवरी में है, तो उन दोनों में जब आप देखोगे ना तो विंटर्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू समर, तो ये ऑप्शन गलत था और ये ऑप्शन तो सही था ही, मतलब ये तो बेसिक नॉलेज है, तो यहाँ से आंसर आ जाता था इसका। दिस वॉज अ ईजी क्वेश्चन, ये डायरेक्ट रिसोर्स है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, तो यू कांट मैस इट अप। 66 दिस क्वेश्चन, ये भी इजी था क्योंकि इसमें इतनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे रखी थी ना कि आपको एग्जैक्टली पता होता कि आंसर क्या है। दिस वॉज आई डोंट नो, मतलब पीपल विल से दैट कि इट वॉज अ ईजी क्वेश्चन बट फॉर मी 1 वर्ड्स आर ऑलवेज डिफिकल्ट। वोल्बाचिया मेथड मैंने प्रीवियस अटेम्प्ट्स में पढ़ रखा था बट एग्जाम हॉल में मैं बिल्कुल ही भूल गया, तो ये क्योंकि 2 सिमिलर स्टेटमेंट थी तो मैं इन दोनों में से किसी एक में चला गया था। दिस वॉज अ ईजी क्वेश्चन, ये डूएबल था, यू कुड हैव डन दैट, ईजी क्वेश्चन था, स्टेटमेंट्स बहुत ही नॉर्मल थी। एरियल मेटाजीनोमिक्स, यार मुझे नहीं पता था। 69th क्वेश्चन देखें ना, सो व्हाट वी विल सी कि इट वाज आल्सो 17th क्वेश्चन, इट वाज आल्सो वेरी डिफिकल्ट एंड आई हैवंट रेड अबाउट इट एनीवेयर, सो व्हाट आई डिड आई लेफ्ट इट एंड बट दिस 71th क्वेश्चन इट वाज डूएबल क्योंकि एमएसएमई एक्ट चेंज हुआ था तो एग्जैक्टली आपको पता होता है कि जो कंडीशंस क्या थी उन्हें एमएसएमई में डिफरेंशिएट करने के लिए। सो आई न्यू दैट कि इट वाज नॉट 15 और 25 करोड़, सो इट वाज रॉन्ग। एंड इसमें ऑल बैंक लोन्स की बात कर रखी थी, ऑल बैंक लोन्स टू दैट दिस क्वालिफाई फॉर प्रायोरिटी सेक्टर, यार ऐसा थोड़ी है, वो अभी पर्सनल लोन भी ले रहे हैं तो वो थोड़ी प्रायोरिटी सेक्टर के लिए इंक्लूड हो जाएगा। सो दैट वाज डूएबल। 72nd क्वेश्चन वॉज डूएबल बट इसका जो सेकंड क्वेश्चन था मुझे लगा कि हाँ यार कर तो सकते हैं, तो आई मार्क्ड इट सी, बट पीपल से दैट कि नहीं, मतलब वी कांट डू दैट, डिजिटल करेंसी कैन नॉट बी प्रोग्राम्ड इनटू सच अ टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट। बट मुझे ऐसा लगा कि डिजिटल करेंसी यार गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, तो दिस टर्म बेटा आई डिडंट नो दैट बट आई मार्क्ड इट डी बिकॉज मेरे को ये सबसे सूटेबल लगा था, नॉट बिकॉज आई न्यू दैट। एग्जाम हॉल में बस मुझे ये था कि हाँ ऑप्शन डी वॉज मोस्ट सूटेबल, सो आई मार्क्ड इट, सो दैट्स वाई इट वॉज नॉट डूएबल इन एग्जाम हॉल। 74th इट वॉज डूएबल, अगर आप इसे पढ़ते तो ये बहुत ही जनरल, बहुत ही वेल प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट्स थी, तो ये डूएबल क्वेश्चन था, ईजी था। इंडियन पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर, अब ये क्वेश्चन जो है ना ये डूएबल था
रीज़न बीइंग ये क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। ये तो हमें पता था ना कि जो हेल्थ है वो इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट, सो इसलिए ये डूएबल क्वेश्चन था क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के पूरक थे, यू नो, सो ऑप्शन ए हैज़ टू बी राइट। 76 इट वॉज ऑल्सो डूएबल क्योंकि मैं बताता हूँ, अगर आप ये देखो, इंडिया नीड्स to extract more than a quarter of the world groundwater year to satisfy drinking water and sanitation need of almost 18% of world population। हमें ये तो पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है, बट हमें ये भी पता है कि ग्राउंड वाटर का 70% जो यूज़ होता है वो एग्रीकल्चर के लिए होता है, ना कि सैनिटेशन और ड्रिंकिंग एक्टिविटी के लिए। सो हमें ये पता था कि ये स्टेटमेंट तो गलत है, तो अगर सेकेंड गलत हो जाता है तो देयर इज़ ओनली वन स्टेटमेंट विच इज़ करेक्ट, सी। सो दैट्स वाई इट वॉज डूएबल कि अब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ कहाँ पे करना है, यू हैव टू बी दैट एक्टिव इन एग्ज़ाम हॉल, क्योंकि जो जितना काम रहेगा वो अपने माइंड को उतना ज़्यादा कर पाएगा रिकॉलिंग के लिए। अब ये क्वेश्चन ये डायरेक्ट पॉलिटी से है, कुछ ऑप्शंस एंड कुछ ऑप्शन करंट अफेयर के, तो मिक्स है, तो इट वाज अ डूएबल क्वेश्चन क्योंकि हमने इमरजेंसी के प्रोविजंस पढ़ रखे थे, तो उसमें ये था कि इट वाज अ ड्यूटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट्स द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग काउंसिल टू पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, ऐसा कुछ नहीं है। बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज एज कन्फेशन, और ये तो हमें पता है ना कि कन्फेशन बिफोर द पुलिस इज नॉट एडमिसिबल एविडेंस। दिस वॉज अ ईजी क्वेश्चन, 2-4 सालों से न्यूज़ में चल रहा था, you have to knew that। आंसर was D। दिस वॉज ऑल्सो अ डूएबल एन ईजी क्वेश्चन क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन बायोडाइवर्सिटी एक्ट विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्ट, क्योंकि हम एक्ट्स पढ़ते हैं तो उसमें 3 लेवल ऑफ अथॉरिटीज़ हैं, तो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी वॉज द 3rd लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू आफ्टर इट एंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो ये क्वेश्चन डूएबल था एग्जाम हॉल में, इट वॉज डायरेक्ट। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि वैल्यू ऑफ ईच एमपी इज ग्रेटर इन विच स्टेट एंड लोअर इन विच स्टेट, क्योंकि उसके लिए आपको एक्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि उस स्टेट की पॉपुलेशन क्या है, स्टेट के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कितने हैं इन द स्टेट लेजिस्लेटिव और द अपर हाउस। दिस क्वेश्चन वॉज डिफिकल्ट, ऑल्दो इसमें मैं 50-50 में आ गया था एंड आई हैव अटेम्प्टेड इट, बट इन एग्जाम हॉल इट वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट वॉज डूएबल क्वेश्चन। अगर स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाती है कि 7 अगस्त नेशनल हैंडलूम डे है, लेट्स सपोज यू डोंट नो, बट आपको ये पता होना चाहिए कि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। तो अगर ये वैसे ऑल्दो मुझे ये पता था कि 7 अगस्त को हैंडलूम डे है, so, इसका हैंडलूम होने का ही रीज़न ये था कि 1905 को स्वदेशी मूवमेंट हुआ था जिसमें हमने जो लोकल प्रोडक्ट्स थे उनको प्रमोट किया था। सो इट हैज़ टू बी करेक्ट, मतलब सॉरी ए। इट वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन क्योंकि मुझे स्टेटमेंट 2 तो एग्जैक्टली पता था कि ये सही है, बट स्टेटमेंट 1 में मुझे डाउट था क्योंकि 3:2 में 600 × 400 को भी अगर मैं कर दूं तो ये होता है, लेकिन मैंने एग्जाम हॉल में ये ध्यान नहीं दिया कि ये बहुत छोटा हो जाता है, सो दैट इज़ नॉट ए स्टैंडर्ड साइज, तो इट हैज़ टू बी डिफिकल्ट, बट एग्जाम हॉल में वो मुझे नहीं दिखा, सो या ये इजी क्वेश्चन डूएबल डायरेक्ट फ्रॉम द रिसोर्सेज। 85th 86th इट वाज अ क्वेश्चन जो आप ना कहीं पे रीड नहीं करोगे, बट अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो इट इज़ डूएबल। ये कह रहा है स्विट्जरलैंड हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड। यार स्विट्जरलैंड का साइज़ कितना सा है, ठीक है, एंड ये कह रहे हैं कि सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है। ये स्टेटमेंट बहुत एक्सट्रीम है, उसका साइज और सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व यार हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो इट हैज़ टू बी रॉन्ग। तो मैंने तो यही लॉजिक लगाया था एंड आई मार्क्ड इट सी। इट वॉज अ डूएबल क्वेश्चन, रीजन बीइंग लेट्स सपोज कि आपको पहला स्टेटमेंट नहीं पता, आपने रीड किया एंड यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, रीड द सेकंड स्टेटमेंट। USA and EU claim that through this they are trying to bring technological progress and physical productivity under their control। अपने कंट्रोल के अंदर लाने के लिए या थोड़ी करेंगे, ये तो प्रमोट करेंगे ना ताकि ट्रेड दूसरी नेशन से या आपस में ट्रेड ज़्यादा हो, तो इट हैज़ टू बी रॉन्ग, आपका आंसर आ जाता। दैट्स वाई इट वॉज डूएबल।
88th फैक्ट, इट वॉज अ प्योर डाटा। तो डाटा देखते ही मेरा दिमाग एक्टिव हो गया कि भाई ये हो सकता है गलत हो। तो इसने कहा कि इंडिया अकाउंट फॉर ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स 3.2% है, क्या पता 3.1 हो। अगर 3.1% भी होता है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। मैंने सिर्फ यही लॉजिक लगाया, मैंने काटा एंड आई मार्क्ड इट। स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट, इट वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज you should know the exact thing about this pact. I didn't know that, I leave it. ये क्वेश्चन डूएबल था। All the countries have adopted it. ऐसा हो सकता है यार कि सारी कंट्रीज ने अडॉप्ट कर लिया हो, नहीं हो सकता। तो मेरा लॉजिक था नहीं, ये बाइंडिंग है। कोई भी चीज़ ऐसे 2-4 चीज़ें ही हैं जो इंटरनेशनल कन्वेंशन जो बाइंडिंग है, उसके अलावा कुछ भी बाइंडिंग नहीं है। सो आई हैव एलिमिनेटेड इट। और ये क्या कह रहा है, GCM एड्रेसेस इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल ऑल्सो इन ऑब्जेक्टिव। यार एक बात बताओ, अगर इंटरनल डिस्प्लेसमेंट है, अगर कोई बिहार से हरियाणा आ रहा है या फिर मुंबई से बेंगलोर जा रहा है ना, उसे ये क्यों डील करेगा यार? उससे इसका क्या मतलब, वो तो स्टेट का इशू है ना। तो इट हैज़ टू बी रॉन्ग, सो आई मार्क्ड इट D. इट वॉज डूएबल। I didn't know that, तो 92 for me it was difficult question, I left it. 93 it was for me it was like कि दो ऑप्शन के बीच में अटक गया था। मुझे ये पता था नगर्नो काराबाग जो है वो अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में, तो ऑफ कोर्स नॉर्थ कीवू तो इसके बीच में होगा, तो ये दोनों गलत हो गए। तो खेरसन, अब मेरे लिए ये था कि ऑल 3 ख़त्म, 2 ख़त्म, या तो 1 या नन। अब मुझे खेरसौन में डाउट आ गया था वेदर इट्स इन सीरिया और इज़राइल, मतलब सीरिया का बॉर्डर के पास लगता है या फिर इज़राइल के। तो यहाँ पे मुझे डाउट आया था, ऑल्दो मुझे याद नहीं है कि मैंने अटैम्प्ट किया है नहीं किया, बट इन एग्जाम हॉल आप 2 ऑप्शन के बीच में तो पहुँच जाते 50-50, तो आपको मार्क तो करना ही चाहिए था ये। 94th डूएबल क्वेश्चन है, करंट अफेयर से है, PT में आपको मिल जाता IR की। 95th क्वेश्चन, ये लॉजिक से होता, क्योंकि हम अवार्ड्स यार मैं तो नहीं पढ़ता, मेरे बस की नहीं है इतना अवार्ड्स वगैरह पढ़ना। तो मुझे इतना पता था बेसिकली कि जो अर्जुना अवार्ड होता है या फिर द्रोणाचार्य जो अवार्ड होता है वो दिया जाता है कोचेस को, इतना मुझे पता था। टू ऑनर एमिनेंट कोचेस हु हैव सक्सेसफुली ट्रेन्ड स्पोर्ट्स, तो मुझे पता था ये सही है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, प्रोत्साहन करने के लिए। टू रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन मेड बाय द स्पोर्ट इवन आफ्टर रिटायरमेंट, तो मुझे ये पता था ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये क्या बात कर रहा है, रिटायरमेंट की बात की, और खेल प्रोत्साहन का। तो फॉर द मोस्ट स्पेक्टिकुलर परफॉर्मेंस बाय दिस पीरियड ऑफ लास्ट 4 years, अब 4th का ये होना चाहिए, तो ये यहाँ से गलत हो गया। तो फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, तो मुझे ये था कि ये दोनों सही हैं, क्योंकि ये और ये मतलब ये दोनों ना इंटरचेंज कर दिए हैं आंसर्स। ये मुझे नहीं पता था 96, तो फॉर मी इट वॉज अ लाइक ब्लैंक चाइनीज़ फॉर मी, सो आई लेफ्ट इट। इट वॉज अ ईजी क्वेश्चन, करंट अफेयर में न्यूज़ में था, आपको पता होना चाहिए था। आपको ये तो पता होता कि टिग्रे जो प्रोविंस है वो यूथोपिया में है, तो ऑफकोर्स कचिन तो यूथोपिया में हो नहीं सकता, तो ये इंटरचेंज है। और डोनबास रीजन क्योंकि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो इट वाज आल्सो नॉट राइट, तो इट वाज डूएबल क्वेश्चन। चार्ड गिनी मिली सूडान, इट वाज अ इजी क्वेश्चन, डूएबल, यू कुड हैव डन दैट। ये इजी क्वेश्चन है। 100 इट वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, G20 आना ही था, इट वाज एक्सपेक्टेड। सो अगर हम इन टोटलिटी देखें, so we will see कि how many questions were doable in the exam hall. Let's see it. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61. So you can see there were 61 question which you can do with knowledge and with a little bit of logic. और ऐसा नहीं यार जो क्वेश्चन हमने छोड़े हैं उसमें कुछ भी नहीं लग सकता,
उसमें कुछ चीज़ें लग सकती हैं। जैसे अब जैसे ये पहला वाला क्वेश्चन है, लेट मी शो यू समथिंग। इट इज़ माई नोट्स, है ना, तो मैप के नोट्स हैं ये। इफ़ यू कैन सी दिस, ये भूरी गंडक रिवर है एंड ये यहाँ से मुड़ रही है एंड देयर इज़ अ कानवार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो मुझे यहाँ से पता था कि अगर कानवार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है तो कानवार लेक भी तो यहीं पे होगा ना। सो दिस वाज डायरेक्टली वाज डूएबल फ्रॉम द मैप्स। तो ये काफ़ी प्रैक्टिस की थी, उसके बाद ये चीज़ें हो पाई। जैसे ये नॉर्दर्न इंडिया के लिए स्टेट्स का बना रखा था वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और ये सारी चीज़ें। सो इफ़ यू विल पुट हार्ड वर्क यू विल गेट द बेनिफिट्स। सो अब यहाँ पे 60 क्वेश्चन डूएबल थे, यानी कि इसका मतलब ये है कि यार इट्स नॉट लाइक कि पेपर वॉज डिफ़िकल्ट, या इट वॉज, बट उसमें भी आपको ना इजी क्वेश्चंस होते हैं, वो जस्ट आपको फाइंड आउट करने पड़ते हैं, वो छुपे होते हैं यार, यू हैव टू फाइंड देम आउट। सो या दैट इज़ द रीज़न कि अगर आप काम एंड कंपोज्ड हो एंड आपने बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं सोच रहे, यू आर जस्ट इंजॉइंग द प्रोसेस ऑफ दोज 2 आवर्स कि हाँ ये 2 आवर्स में मुझे अपना बेस्ट देना है। आई विल नॉट थिंक अबाउट कि वॉट विल हैपन आफ्टर दोज 2 आवर्स, दैट्स नॉट माई कंसर्न। सो you will perform better. So yeah, that's it for this video. Thank you so much.